Welcome dear students, this lecture is based on cancer, also known as neoplasia or anaplasia. And this word is derived from the Latin word cancrum, meaning the crab, okay? But some important terminologies are there, which should be known to all of us. One by one we will discuss them, right? Oncology. Oncology का मतलब होता है study of cancer. It is a branch of medical science, of course, in which we study every related aspect of cancer. And ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो एक्सपर्ट्स, राइट, जो रिसर्च, स्टडी, ट्रीटमेंट एंड गाइड अस अबाउट द प्रिवेंशन रिगार्डिंग कैंसर, ओके। उन सब एक्सपर्ट्स को ऑन्कोलॉजिस्ट आप कह सकते हो। और ये है ऑन्कोजीन्स, ओके। ये काफ़ी डेंजरस है हम सब में राइट। इनिशियल फॉर्म में आप देखिए प्रोटो ऑन्कोजीन्स मिलते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये इनएक्टिव जीन्स है। 20 such inactive genes has been discovered in human cell as well, ठीक है। ये हमारे बॉडी में 20 सेल में डिस्कवर्ड किए गए हैं और ये इनएक्टिव जीन्स है। अगर इसका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो ये ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट, जिससे कि कैंसर हो सकता है। इसलिए यहाँ लिखा गया ऑन्कोजीन्स, कैंसर कॉजिंग जीन्स, ओके। तो ऐसे जीन्स जिससे कैंसर होता है उसको आपने ऑन्कोजीन्स कहना है, कैंसर कॉजिंग जीन्स। लेकिन हम में सब में कौन से जीन्स होते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन्स। जो इनएक्टिव है उससे कैंसर बिल्कुल नहीं होगा, राइट। इस रिएक्शन को होने से रोकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी के प्रोटीन, जैसे कि P53 प्रोटीन्स, ओके। लेकिन इन प्रोटीन्स को भी कुछ ऐसे केमिकल्स है, कुछ फैक्टर्स है जो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है कार्सिनोजेनिक एजेंट्स। और ऐसे कार्सिनोजेनिक एजेंट्स जिसको कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आप कह सकते हो, ये प्रोटीन को न्यूट्रलाइज करेंगे, इस रिएक्शन को स्टिमुलेट करेंगे और प्रोटो ऑन्कोजीन्स का कन्वर्शन ऑन्कोजीन्स में हो सकता है, जिससे कि फ्यूचर में कैंसर डेवलप हो सकता है। सो दैट इज़ वेरी डेंजरस। उसको आपने कहना है कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, ठीक। तो आपने समझा एक कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे जीन्स भी हो सकते हैं जिससे कैंसर डेवलप होता है, और ये जीन का एक्टिवेशन कुछ एजेंट्स की मदद से होगा, जिसको आपने कहना है कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट। So, the most striking symptom of cancer, except blood cancer, leukemia, is formation of tumor, ठीक है ना। हर कैंसर में आप देखते हो कि एक मास ऑफ पल्प या मास आप कह सकते हो, एग्रीगेशन ऑफ सेल हो जाता है तैयार, उसको आपने ट्यूमर कहना है, राइट। तो ये जो ट्यूमर होता है ये जनरली आप देख सकते हो 2 कैटेगरीज में हमें मिलता है। उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, राइट, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। Tumors may be benign and tumors may be malignant, okay? 2 कैटेगरीज के ट्यूमर्स अवेलेबल होते हैं। आप देखिए यहाँ पे इस तरह 2 डिफरेंट ट्यूमर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। पहला जो कैटेगरी है वो है बेनाइन ट्यूमर और दूसरा जो कैटेगरी है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। 2 कैटेगरीज ट्यूमर के पॉसिबल है। ट्यूमर को आप इस तरह भी स्पेल कर सकते हो, ठीक है, या फिर TUMOR इस तरह भी स्पेल कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपने देखा बेनाइन ट्यूमर का स्पेशलिटी होता है ये खास टाइप का कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, ओके, जो इसके ऊपर होता है। इस वजह से जो सेल है वो रेस्ट्रिक्ट रहते हैं टू देयर स्पेसिफिक साइट। दिस सेल्स डू नॉट शो मेटास्टासिस। इसमें आपको माइग्रेशन नहीं मिलेगा, जहाँ पे सेल है वहीं पे आपको मिलेंगे, ओके। ये सेल्स माइग्रेट नहीं होते, इसलिए इसको कॉमनली इनोसेंट ट्यूमर भी कहा जाता है। बट इतना भी इनोसेंट ये नहीं है, ठीक है, कि अगर ये वाइटल ऑर्गन में हो जाए तो इससे भी डेथ हो सकती है, दैट मे बी फैटल फॉर अस, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है और ये सारे सेल्स होते हैं कैंसरस, राइट। लेकिन ये एक ही जगह रिस्ट्रिक्ट होता है और ये स्प्रेड नहीं होता है, फैलता नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये इनोसेंट या सिंपल ट्यूमर माना गया है। और इसके कुछ एग्जांपल्स तो आपके फैमिलियर भी है, जैसे कि बॉडी में जो वार्ड्स वगैरह होते हैं जिसको आप मस्से वगैरह कहते हो, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे ट्यूमर्स भी रहते हैं, आउटग्रोथ्स बॉडी में, बाहर सुपरफिशियल, जिसको लोग थ्रू लाइफ पजेस करते हैं, उनको उससे कोई हार्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ओके। इसलिए उसको इनोसेंट भी कहा गया है। लेकिन इधर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सेल्स आप देख रहे हो ये सारे सेल्स नॉन कैप्सुलेटेड है, अनडिफ्रेंशिएटेड है, ओके। आप देखिए छोटे बड़े हर टाइप के हैं। और ये जो मास है ट्यूमर है, बड़ी मैलिग्नेंट ट्यूमर है, और यहाँ से इसका सेल्स का होगा माइग्रेशन टू न्यू डेस्टिनेशन, ठीक है, नए साइट पे वो चले जाएंगे। और इस तरह का जो सेल का माइग्रेशन होता है, इस
कॉन्सेप्ट को आपने समझना है, दैट इज कॉल्ड मेटास्टासिस। देखिए ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटास्टासिस इज शोन बाय ओनली मैलिग्नेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और ट्यूमर्स, ठीक है ना। इसी में होता है ये माइग्रेशन, इधर ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए सर्जरी से आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। सो सर्जरी इज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सुटेबल फॉर विच टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, बेनाइन ट्यूमर्स। इस ट्यूमर को आसानी से निकाल सकते हैं बाय सर्जिकल मेथड। लेकिन अगर आप इसको निकालना चाहो सर्जरी से तो भी निकाल सकते हैं, बट इसमें अगर एक भी सेल रह जाए वहाँ पे तो वो फिर से डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि उसके अंदर एक पावर ऑफ डिवीजन है, और वही तो कैंसर है ना, उसके अंदर पावर ऑफ डिवीजन है, डिवाइड एंड रैपिडली डिवाइड। ओके, तो आप देखिए कि ये नया ट्यूमर फॉर्म कर सकता है, और वो भी बहुत फास्टर रेट से आफ्टर सर्जरी। ओके, और एक दो सेल भी अगर माइग्रेट हो जाते हैं तो नए डेस्टिनेशन पे नया ट्यूमर मिल सकता है बॉडी में। इसलिए सर्जिकल मेथड इस टाइप के ट्यूमर के लिए सूटेबल नहीं है। सर्जिकल मेथड या सर्जरी ये बेनाइन ट्यूमर्स के लिए ही सूटेबल है। ओके, ये आपने समझ लेना है कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हम आपको बताते हैं कैंसर सेल्स के, ओके, जो नॉर्मल सेल से बिल्कुल अलग है। सो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैंसर सेल, लिसन केयरफुली। सबसे पहले तो वो सेल इतना डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है जितना नॉर्मल बॉडी सेल होता है, ठीक है। और कैंसर सेल में नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स भी ज़्यादा होते हैं, और वो एनर्जेटिकली थोड़ा आप देख सकते हो कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्टिव रहता है, मेटाबॉलिकली भी ज़्यादा एक्टिव रहता है, ओके, कंपेयर टू नॉर्मल सेल। उसके जो मेम्ब्रेन्स है इतने डिस्टिंक्ट और क्लियर नहीं होते हैं, और साथ में उसमें खास प्रॉपर्टी देखिए, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वो लूज कर देते हैं, इसलिए लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ऐसा कहा जाता है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जनरली व्हाट हैपन, नॉर्मल सेल व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एडजेसेंट सेल इट स्टॉप डिवीजन, ठीक है। जैसे ही एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आता है ना, तो वो अपना डिवीजन रोक देता है, इसके बाद वो डिवाइड होना बंद कर देगा। लेकिन ऐसा कैंसर सेल नहीं करेगा, ओके। और वैसे भी हमारा जो सेल रहता है एक खास टिश्यू या ऑर्गन का, वो दूसरे सेल से एसोसिएशन करता है उस जैसे सेम ऑर्गन, ठीक है। लंग्स के सेल से एसोसिएशन कर सकते हैं बहुत बेटर वे से, ठीक है, और दूसरे सेल से इतने बढ़िया कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक। लेकिन अगर वो कैंसर सेल है तो किसी भी सेल से कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है ना, किसी भी सेल से, आप ये समझ लो। और कांटेक्ट होने के बाद भी दूसरे सेल से वो अपने डिवीजन रोकता नहीं है, दैट इज़ वेरी डेंजरस। और जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है उसका भी कुछ खास इफेक्ट उस पर दिखता नहीं है, राइट। आप देख सकते हो उसका डिवीजन चलता रहता है रैपिडली, प्रोग्रेसिवली। और एंजियोजेनेसिस का प्रॉपर्टी भी वो दिखाता है, एंजियोजेनेसिस इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। तो नए नए ब्लड वेसल्स भी वो तैयार करेगा, कहाँ पे, जहाँ पे वो ट्यूमर बन रहा है, ठीक है, वहाँ पे नए ब्लड वेसल्स फॉर्म होते हैं, एंड दैट्स हाउ दे इंश्योर द रैपिड ब्लड एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ठीक है ना। तो आपने देखा कि उसके अंदर लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो चुका है, ठीक है, और वो नए ब्लड वेसल्स भी फॉर्म कर सकता है, इसलिए ट्यूमर ये रैपिडली बढ़ सकते हैं बॉडी में किसी भी जगह, ओके। तो ये थोड़े स्पेशलाइज सेल है, बहुत ही डेंजरस टाइप के। इनको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप्स। अब ये जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं ये कैंसर के टाइप है, ना कि ट्यूमर के, ठीक है ना। हाँ, ये कैंसर के टाइप, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ हम लिखेंगे, उसको फटाफट एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। कार्सिनोमा, राइट, सार्कोमा, लिम्फोमा, एंजीनोमा और ल्यूकीमिया। इस तरह मेजर कैटेगरीज हमने कर दी है। वैसे तो कैंसर के मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने जर्म लेयर्स के हिसाब से और ऑर्गन अफेक्टेड जो होते हैं उनके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन कंसिडर किया है, जिसमें कि मेजर 5 डिफरेंट कैटेगरीज आपके पास है, ओके। कार्सिनोमा, दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर्स वी कैन सी इन ह्यूमंस, ओके। ह्यूमंस में सबसे ज़्यादा होने वाले कैंसर कार्सिनोमा होते हैं, अबाउट 85%, और इसको कहा जाता है कैंसर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। ऐसे कैंसर जो इक्टोडर्म और एंडोडर्म इन लेयर्स के ऑर्गन्स में होते हैं। एग्जाम्पल, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे एम्ब्रियोलॉजी में ह्यूमन एम्ब्रियो जब बनता है उसमें 3 डिफरेंट लेयर्स बनेंगे, ठीक है, उसको जर्म लेयर्स कहा जाएगा, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। और इन तीनों लेयर से हमारा पूरा बॉडी टॉप टू बॉटम ये कंसिस्ट होता है, उसी से हमारी बॉडी बनती है।
तो जो ऑर्गन्स एक्टोडर्म और इंडोडर्म इन लेयर से बनते हैं उसमें अगर कैंसर होता है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, वो सर्विस कैंसर हो, वो प्रोस्टेट कैंसर हो, ठीक है, वो स्किन कैंसर हो, वो लंग लीवर कैंसर हो, वो सब कार्सिनोमा होते हैं, राइट, वेरी कॉमन कैटेगरी। फिर सार्कोमा जो है आप देख सकते हो, ये कनेक्टिव टिश्यू का मीजोडर्मल ओरिजिन का कैंसर होता है। जैसे हमने कहा था ये एक्टोडर्मल ओरिजिन, ये इंडोडर्मल ओरिजिन, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर, बट ये मीजोडर्मल ओरिजिन के कैंसर होते हैं, ओके। और आप देखोगे मसल्स में, बोन्स में, कार्टिलेज में होने वाले कैंसर्स ये सार्कोमा होते हैं, भले वो कम है बट डेंजरस हो सकते हैं। लिम्फोमा, ठीक है, लिम्फोमा ये आपको अबाउट 5% कैटेगरीज दिखाई देंगे और ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ही होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। एग्जाम्पल बर्किट्स लिम्फोमा, जॉ कैंसर, ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल हुआ। एडिनोमा, एडिनोमा अबाउट 4 to 5% आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये आप देखिए एडिनोमा, ये ग्लैंड्यूलर टिश्यू का कैंसर होता है। ग्लैंड्स, जितने वाइटल ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी में हैं, ठीक, सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और ये होता है ऑफ कोर्स, वैसे तो 4% मिलते हैं लेकिन इसको आप कॉमनली ब्लड कैंसर कहते हो, ठीक है ना, ब्लड कैंसर सभी ने सुना होगा, ठीक है। ब्लड कैंसर ये है ल्यूकीमिया, राइट, और इसको और एक नाम दे देते हैं, राइट, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। इससे आप समझ गए होंगे कि हमारे जो WBCs होते हैं, राइट, वो नॉर्मली उसका नॉर्मल नंबर जो होता है 5000 से लेकर 5000 to 9 या मैक्सिमम 11000 तक होते हैं पर mm³ ब्लड, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर ब्लड। एक क्यूबिक सेंटीमीटर ब्लड में आपको 5 से लेकर 9 या 11,000 WBC मिलेंगे नॉर्मली। लेकिन यही नंबर अगर हम 10 लाख से ज़्यादा बढ़ा दे तो ओके, यही WBC अगर हम 10 लाख से ज़्यादा बढ़ा दे तो यही तो होता है ब्लड कैंसर, एबनॉर्मल डिवीजन इन WBCs, राइट। आपने देखा कि WBC डिवाइड होते हैं, RBC डिवाइड हो नहीं सकते हम मैच्योरिटी, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और प्लेटलेट्स भी डिवाइड होते नहीं है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, राइट। लेकिन ब्लड के सिर्फ WBC ऐसे सेल्स हैं जिसमें बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और वो एबनॉर्मली अगर डिवाइड हो तो वही कहलाता है ब्लड कैंसर। इससे RBC को प्रॉब्लम होगी, उधर उसका नंबर अल्टर होगा और हमें एनीमिया हो सकता है, इसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस के हो सकते हैं, राइट। तो ये रहा ब्लड कैंसर। तो अलग अलग कैटेगरीज के कैंसर आप देख सकते हो कि होते हैं और इसके बहुत सारे टाइप्स फर्दर क्राइटेरिया के हिसाब से किए जा सकते हैं, ठीक है। अभी हम समझते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ओके। कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, कार्सिनोजीन्स, इसको आप कहाँ कह सकते हो। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हम देखेंगे फिजिकल फैक्टर, ओके, केमिकल फैक्टर और कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी यहाँ पे देखेंगे, ओके। फिजिकल फैक्टर्स, एज फार एज फिजिकल फैक्टर्स आर कंसर्न, यहाँ पे आप ले सकते हो एक्सरेज, यहाँ पे आप ले सकते हो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, अल्फा बीटा गामा रेज, सब डेंजरस, ठीक है। तो ये एक्सरेज हमें कराने नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बहुत ही बढ़िया डायग्नोस्टिक टूल होता है एक्सरे, लेकिन साथ में वो म्यूटाजेनिक भी होता है, कार्सिनोजेनिक भी होता है, ओके। तो एक्सरे रूम से डॉक्टर्स दूर ही रहते हैं, राइट, वहाँ पे ऑपरेटर्स रखते हैं विद सिक्योरिटी। ऑपरेटर्स को बढ़िया जैकेट्स वगैरह तो मिलते हैं, लेकिन वो 20% ज़्यादा रिस्क उन्हें होता है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है ना, आप देख सकते हो। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मेडिकल फील्ड में यूज़ होते हैं, डिफरेंट कंपनीज में यूज़ होते हैं, ओके। और इन सबसे कैंसर डेवलप हो सकता है बाय म्यूटेशन, राइट। केमिकल फैक्टर्स में बहुत सारे केमिकल्स लिए जा सकते हैं, राइट। इसमें कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। इथिल मिथिल सल्फोनेट, ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हो, इथिल मिथिल सल्फोनेट, इथिलियम ब्रोमाइड, ओके, या फिर मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, इसको पहले कंटिन्यू करेंगे, ओके। यहाँ पे पायरोबेंजीन, पायरोबेंजीन आप ले सकते हो, ओके। हाइड्रोकार्बन्स आप ले सकते हो, यहाँ पे टार आप ले सकते हो, राइट। निकोटीन आप ले सकते हो, निकोटीन, ओके। कैडमियम, क्रोमियम, राइट, कैडमियम, क्रोमियम, और पता नहीं कितने सारे केमिकल्स होंगे जो कार्सिनोजेनिक इन नेचर होते हैं, धीरे धीरे हमें पता चलता है आफ्टर टेस्टिंग।
एज फार एज एग्जाम्पल्स आर कंसर्न, ठीक है, आप अगर एग्जाम्पल ले लो फॉर सिंपल स्मोकिंग का, टोबैको, तो टोबैको में मोर देन 200 कार्सिनोजेनिक एजेंट्स क्लियरली पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कितने डेंजरस, ये टार, निकोटीन, पायरोबेंजीन, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब टोबैको में मिलेंगे आपको। इस तरह अल्कोहल भी यहाँ लिया जा सकता है एज एग्जाम्पल, अल्कोहल, ठीक है ना। अल्कोहल, ये इथिल अल्कोहल, ये जाके हमारे लीवर को डैमेज करेगा, वहाँ एसिटाल्डेट बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बोवेल या फिर इंटेस्टाइनल या रेक्टम कैंसर भी हो सकता है बाय तो ये टोबैको डेरिवेटिव से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कैंसर, राइट। और इसी तरह डिफरेंट कैंसर्स यहाँ डेवलप हो सकते हैं बाय डिफरेंट केमिकल्स कॉल्ड कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। इथिल मिथिल सल्फोनेट, ये बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज में यूज करते हैं केमिकल्स फॉर म्यूटेशन। इथिलियम ब्रोमाइड भी उसी टाइप का डाई है जो बायोलॉजिकल लैब्स में यूज होते हैं, और ये सारे केमिकल डेंजरस है, ओके। इस तरह बहुत सारे और भी केमिकल्स होते हैं, राइट। हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। यहाँ पे एक और कैटेगरी हम देखेंगे जो बहुत सिंपल तो है लेकिन डेंजरस हो सकती है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में वायरस, बैक्टीरिया और अदर फैक्टर्स जो अदर एजेंट्स जो रहते हैं उससे कैंसर्स तो हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमनली कैंसर पाए जाते हैं फ्रॉम वायरसेस, राइट। तो वायरस में कुछ एग्जांपल आप याद रखिए, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो ये HPV कहलाता है, वेरी कॉमन HPV, ओके। HPV से डेवलप होता है सर्विक्स कैंसर, फीमेल्स में सर्विक्स कैंसर का रीजन क्या है, वायरल इन्फेक्शन, ओके। और इसके लिए खास टेस्ट होती है पैप टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, पैप टेस्ट, इससे हम उसको कंफर्म कर सकते हैं। और उसी तरह यहाँ पे दूसरा हम एग्जांपल ले रहे हैं हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है। इससे लीवर कैंसर डेवलप होने का रिस्क हमेशा बना रहेगा, कॉस्ट लीवर, राइट। तीसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं इप्स्टीन बार वायरस, और इससे बर्किट्स लिम्फोमा, ठीक है, बर्किट्स लिम्फोमा जो होता है, ऑफ कोर्स आपको पता है, थोड़ी देर पहले बताया गया था, जॉ कैंसर होता है बर्किट्स लिम्फोमा, ठीक, वो इस वायरस से डेवलप होगा। और साइटोमेगालो वायरस से क्या, कौन सा कैंसर डेवलप होता है, कैपोसिस सार्कोमा, ठीक है, कैपोसिस सार्कोमा, ये कैंसर एड्स पेशेंट में भी कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक, मस्कुलर कैंसर। तो ये है एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालो, HPV, हेपेटाइटिस और बहुत सारे अदर वायरसेस, ये क्या डेवलप कर सकते हैं, कैंसर। बैक्टीरियल में एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये एक बैक्टीरिया है जिससे एब्डोमिनल कैंसर डेवलप हो सकता है, ठीक। और बहुत सारे पैरासाइट्स भी है जो कैंसर कॉज करते हैं। तो ये क्या हुआ, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट कैटेगरी हम देखेंगे यहाँ पे इनहेरिटेंस या हेरिडिटी फैक्टर। तो क्या कैंसर हेरिडिटरी हो सकते हैं, क्या पेरेंट्स से बच्चों को डायरेक्ट कैंसर इनहेरिट हो सकता है थ्रू जीन्स। तो ऐसे एक एग्जांपल हमारे पास है जिसका नाम है रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा, राइट। हमारे आंखों में जो स्क्रीन है रेटिना, ओके, उसका कैंसर रेटिनोब्लास्टोमा, ये बाय बर्थ बच्चों में देखा जाता है, ठीक। और इसका मतलब ये किस टाइप का कैंसर हो गया, इनहेरिटेबल हेरिडिटरी कैंसर। ओनली वन एग्जांपल वी हैव, रेटिनोब्लास्टोमा। इसके अलावा क्या डाइट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रह सकता है, ऑफ कोर्स हेवी फैटी डाइट, ठीक है, देख लो, हेवी फैटी डाइट अगर है तो ये थोड़ा डेंजरस डाइट हो गया, राइट। अगर हमारे डाइट में बहुत सारे आर्टिफिशियल कलर्स या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है तो ये भी हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, राइट। सो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम कलर्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ये सारे आर्टिफिशियल्स की बात हो रही है, सिंथेटिक कलर, सिंथेटिक स्वीटनर लाइक सैकरिन वगैरह, ओके। नेचुरल कलर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जनरली, ओके। इसके बाद हम फैक्टर लेंगे कुछ हैबिट्स। क्या हैबिट भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। तो कुछ हैबिट्स का डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं, राइट। जैसे कि कुछ डेंजरस हैबिट्स तो आप सबको पता ही होते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, इन सब से कैंसर हो सकता है ऑफ कोर्स। इफ़ यू थिंक अबाउट कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में जब विंटर सीजन है तो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ठंड है, ओके। उस केस में वो यूज़ करते हैं कांगड़ी नाम का एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो होता है अर्दन पॉट, मिट्टी का बर्तन रहता है और उसमें वो बर्निंग कोल्स रखते हैं और इस तरह उसको टैप कर लेते हैं ऑन देयर एब्डोमेन्स। तो एब्डोमेन में ज़्यादा हीट की वजह से एब्डोमिनल सेल्स इरिटेट होते हैं और उनको उसका एब्डोमिनल कैंसर, कांगड़ी कैंसर उसको कहा जाता है,
डेवलप हो सकता है। इफ़ यू थिंक अबाउट आंध्र प्रदेश, सम विलेज रिमोट एरिया, ठीक है, वहाँ पे छुट्टा नाम का डिवाइस वो स्मोक करते हैं, छुट्टा, जिसका जो बर्निंग एंड होता है वो माउथ में रखते हैं। बर्निंग एंड इज केप्ट इन अ माउथ, रिवर्स स्मोकिंग वो करते हैं और उससे उनको पैलेट कैंसर डेवलप होता है, उसका नाम छुट्टा कैंसर रखा गया है, राइट। महाराष्ट्र में आ जाओ, ठीक है ना। महाराष्ट्र में ट्रेडिशनल वियरिंग जो है धोती, यहाँ पे साड़ी वगैरह है, ठीक है। बहुत टाइट वियरिंग अगर किया जाए, टाइट वियरिंग ऑफ क्लॉथ्स अराउंड द वेस्ट में इवन लीड टू कैंसर, कॉल्ड एग्जाम्पल धोती कैंसर महाराष्ट्र में इससे मिलता है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ ये हैबिट्स भी थोड़े हमें समझ कर फॉलो करने चाहिए, अदरवाइज ये डेंजरस हो सकते हैं, राइट। तो इसी तरह कुछ अदर रीजंस भी है कैंसर के लिए, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस कहे गए भी, राइट। तो ये कार्सिनोजेनिक एजेंट्स जो होते हैं फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ओके, हो सकते हैं। मेजॉरिटी ये केमिकल फैक्टर्स आप देखिए कि होते हैं, बट वायरस से भी हमें पर्सनल हाइजीन से थोड़ा मेंटेनेंस रखना ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ सिम्टम्स इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू कैंसर, देन टेस्ट एंड देन ट्रीटमेंट, ओके। तो सिम्टम्स ये वेरी करते हैं टाइप जो होता है ट्यूमर या कैंसर का उस पे, राइट। एग्जाम्पल, अगर किसी को एब्डोमिनल कैंसर है, उसमें बोवेल कैंसर है, तो वहाँ से डिस्चार्ज होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, ओके, सीवियर पेन हो सकता है, सर्जरी का काम पड़ सकता है, राइट। इन्फेक्शन अगर है वायरस तो उसमें फीवर होगा, राइट। और डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन का वो ट्यूमर या कैंसर है, उस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ब्रेन ट्यूमर में वो पर्सन थोड़ा अनकॉन्शियस भी हो सकता है, वो कोमा में भी जा सकता है, या हो सकता है उसको ऐसे चक्कर वगैरह आ जाए, ठीक है ना, और मतलब फेंटिंग बार बार उसको हो सकता है, माइग्रेन जैसा पेन उसको हो सकता है। इट डिपेंड्स टोटली ऑन टाइप एंड साइट ऑफ द ट्यूमर फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये डिपेंड करते हैं, सिम्टम्स वेरी होते हैं। टेस्ट में बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए यहाँ कुछ मेंशन करते हैं। टेस्ट में जनरली सबसे कॉमन जो टेस्ट इसकी की जाती है वो होती है बायोप्सी। सो व्हाट इज बायोप्सी, ठीक है। बायोप्सी का मतलब है जहाँ ट्यूमर है वहाँ से कुछ सेल्स निकालने हैं, उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है और उसके प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। अगर वो नॉर्मल सेल से डिफरेंट पाए जाते हैं तो वो कैंसरस कहलाएगा और कंफर्म हो जाएगा पर्सन को ट्यूमर है, राइट, कैंसर है। तो बायोप्सी सबसे कॉमन है। एंडोस्कोपी की जा सकती है। एंडोस्कोप अलग अलग टाइप के होते हैं, जितने नेचुरल ओपनिंग्स बॉडी में है, माउथ है, नोस्ट्रिल्स, नोज है, ठीक है, उसी तरह रेक्टम है, एनस है, वजाइनल कैनाल है, ओके। तो ये जो आप देख सकते हो नेचुरल ओपनिंग बॉडी में है, उससे हम फाइबर ऑप्टिक केबल जैसा सॉफ्ट केबल बॉडी में इंसर्ट करेंगे, हैविंग सीसीडी कैमरा एट इट्स टिप। उसके टिप पे क्या होगा, सीसीडी कैमरा होगा, चार्ज कपल्ड डिवाइस, कैमरे का नाम, ठीक है ना, चार्ज कपल्ड डिवाइस। तो वो स्कैनिंग करेगा, वहाँ से कुछ सेल्स भी लेके आएगा, सैंपल्स फॉर बायोप्सी। ये भी एक टूल होता है फॉर डायग्नोसिस। एक्सरे भी किया जा सकता है ऑफ कोर्स, ठीक है, जैसे ट्यूमर भी होते हैं बट वो कंफर्म भी होते हैं, डायग्नोस्टिक टूल है। अल्ट्रासाउंड हम कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड मतलब सोनोग्राफी, ठीक है, सोनोग्राफी भी किया जा सकता है। यहाँ पे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यहाँ पे कर सकते हैं, सीटी स्कैनिंग यहाँ पे कर सकते हैं ऑफ कोर्स। पैप टेस्ट हम करते हैं, सर्विक्स, ये समझ लिया आपने, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ओके। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, पैप टेस्ट फॉर सर्विक्स कैंसर, मैमोग्राफी किसके लिए करेंगे, ओनली फॉर कंफर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है ना। और अदर रेडियोलॉजिकल टेस्ट भी हम यहाँ कर सकते हैं, ओके। और सिंपल ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है टू कंफर्म ल्यूकीमिया, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप के कैटेगरीज के टेस्टिंग्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं और मॉडर्नाइज टेक्निक्स भी इसमें आ चुके हैं, ठीक है। बट ये काफ़ी कॉमन टेक्निक्स है जो हम यूज़ करते हैं फॉर कंफर्मेशन ऑफ कैंसर। और इसमें क्या हमारे पास कोई ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई खास चीज़ है, राइट। तो देखिए ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट वैसे तो अर्लियर स्टेजेस में काफ़ी बढ़िया हो सकती है कैंसर की, ट्रीटमेंट नहीं ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत ही स्ट्रांग और इफेक्टिव है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। लाखों पेशेंट्स का जो डेथ होता है कैंसर से, उसके पीछे क्या रीज़न है। अगर परफेक्ट ट्रीटमेंट होती तो हम किसी को भी इससे डेथ को हम रोक सकते थे, ठीक है ना, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। बट फिर भी ट्रीटमेंट के नाम पे हमारे पास जो है वो देखिए सर्जरी है सुटेबल फॉर बेनाइन ट्यूमर्स, पहले बताया गया आपको, ठीक है। सर्जरी से हम उसको निकाल सकते हैं।
लेकिन अगर वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो वो मेटास्टासिस दिखाएगा, फिर से ट्यूमर फॉर्म होने का रिस्क बना रहेगा। ओके, इसलिए बहुत ही फाइन सर्जरी होनी चाहिए, एक भी सेल वहाँ नहीं बचना चाहिए। ओके, सर्जरी के बाद यहाँ पे कीमोथेरेपी, यहाँ पे हम लेंगे कीमोथेरेपी। सो हाई डोज केमिकल्स पेशेंट को दिए जाएंगे, राइट, हाई डोजेस लाइक विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये दोनों आपने याद रखना है, कीमोथेरेपी में यूज करते हैं विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ठीक है, विनब्लास्टिन, राइट। ये केमिकल्स हम मिलाते हैं फ्रॉम विंका रोजिया प्लांट। ओके, तो ये विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन कीमोथेरेपी में यूज करते हैं। इसी तरह के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ड्रग्स हम यूज करते हैं जिसका सोल फंक्शन होता है टू प्रिवेंट सेल डिवीजन वो होने नहीं देगा। ओके, कुछ साइड इफेक्ट्स के साथ इसको यूज किया जा सकता है। साइड इफेक्ट्स जैसे कि हेयर लॉस, ठीक है, बॉडी की हेयर लॉस, वो भी डिवीजन रुक जाएगा ना, तो उससे हेयर लॉस 100% इसमें देखने को मिलेगा। कुछ अदर कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंडिंग ऑन डोज के हिसाब से, ठीक है, वो हो सकता है। यहाँ पे है रेडियोथेरेपी, तो यहाँ पे लेजर का भी यूज किया जा सकता है टू बर्न कैंसर सेल्स। जहाँ पे ट्यूमर है अगर कंफर्म हो जाए इंटरनली एक्सटर्नली किधर भी हो, उसको हम बर्न कर सकते हैं बाय लेजर ट्रीटमेंट। ओके, और यहाँ पे भी एक रिस्क बना हुआ है कि जो नॉर्मल एडजेसेंट सेल होते हैं वो भी बर्न हो जाएंगे अलॉन्ग विथ कैंसरस सेल्स। तो ये बहुत ही रिस्की ट्रीटमेंट है, लेकिन फिर भी अगर कैंसर को डिस्ट्रॉय करना है, अगर ट्यूमर को पूरी तरह खत्म करना है, तो रेडियोथेरेपी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आफ्टर सर्जरी एंड कीमोथेरेपी। ओके, इसके बाद जीन थेरेपी आपने याद रखना है। जीन थेरेपी में हम जनरली स्किन कैंसर के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो बाय इंट्रोड्यूसिंग टिपिकल जीन हम कुछ खास प्रोटीन्स बना सकते हैं पेशेंट के बॉडी में, और उसके प्रोसेस को जो कैंसर सेल का रैपिड डिवीजन हो रहा है उसको ब्लॉक किया जा सकता है, ठीक है। जीन थेरेपी सुटेबल फॉर स्किन कैंसर। इसी तरह हमारे पास है मैग्नेटिक थेरेपी। मैग्नेटिक थेरेपी में आप देखिए मैग्नेटिज्म से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा और उससे हम ट्यूमर का ग्रोथ रोक सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं, अगर वायरल इन्फेक्शन से कैंसर हुआ है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे ऑलरेडी, तो उसके लिए इम्यूनोथेरेपी काफ़ी कारगर है, काफ़ी इफेक्टिव है। और इसमें हम इंटरफेरॉन इस कैटेगरी के मेडिसिन पेशेंट को देंगे। इंटरफेरॉन्स ये हमने लैब में बना लिए हैं और एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं, पूरी तरह वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और पेशेंट की लाइफ को सेव किया जा सकता है। ओके, इंटरफेरॉन्स, अल्फा बीटा इंटरफेरॉन्स, राइट, और ये सब कुछ हम इम्यूनोथेरेपी में यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स कभी कभी हम एक से ज़्यादा थेरेपीज भी यूज़ कर सकते हैं और इन सबको सपोर्ट देते हैं बाय फिजियोथेरेपी। ओके, तो फिजियोथेरेपी का सपोर्ट होगा सिंपली इन सब के लिए कुछ खास एक्सरसाइजेस हम पेशेंट से करवा सकते हैं, सो दैट इट विल गोइंग टू हेल्प टू बूस्ट अप इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन, राइट, पेशेंट। तो इन सबको अगर एक से ज़्यादा थेरेपीज को एक साथ यूज़ किया जाए तो उसको कहा जाता है कंबाइंड थेरेपी, ठीक है ना। अगर पेशेंट लास्ट स्टेज में आते हैं डॉक्टर्स के पास तो उसमें कंबाइंड थेरेपी यूज़ की जाती है। जनरली कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों को मर्ज करते हैं, ठीक है, कीमोथेरेपी प्लस रेडियोथेरेपी, इन दोनों को एक साथ देना काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है पेशेंट्स के लिए। बट ये इससे 100% पेशेंट ठीक हो जाएगा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन अब जो मॉडर्नाइज ट्रीटमेंट आ रही है तो इसमें हम हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसमें मल्टीपल ट्रीटमेंट्स एक साथ करके पेशेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसी फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं है, कुछ मेट्रो एरियाज़ में अवेलेबल है, तो ये गवर्नमेंट थ्रू हमें कराना होगा कि हर एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे ये फैसिलिटी कैंसर फाउंडेशन के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें आनी चाहिए, राइट। दैट्स हाउ हम जो लाखों पेशेंट्स है जो आज डेथ होती है ना उसको हम रोक सकते हैं, वो जो मोर्टेलिटी रेट है उसको हम कम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा अवेयरनेस भी चाहिए एट ईच लेवल, गवर्नमेंट लेवल, राइट, सोशल लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल एज वेल। तो ये तो थेरेपीज हो गए। तो प्रिवेंशन का क्या है, प्रिवेंशन हम कैंसर से खुद को कैसे बचा सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कैंसर को होने से रोका जाए तो फिर ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑफ कोर्स, राइट। तो कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए आपको याद रखना चाहिए कार्सिनोजेनिक एजेंट्स। तो वो है फिजिकल, तो हमें फिजिकल फैक्टर से दूर रहना होगा, हमें ग्लोव, स्कार्फ, मास्क सब यूज़ करना पड़ेगा बिफोर फेसिंग एक्सरेज, ठीक है, एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। कंपनीज में वर्कर्स को इस तरह के प्रोटेक्टिव डिवाइसेस दिए जाने चाहिए, ठीक है ना। हमें पर्सनल हाइजीन फॉलो करनी होगी वायरस से खुद को बचाने के लिए, हमें केमिकल से बचना होगा और डाइट में बिल्कुल हाई फैटी डाइट नहीं लेना है, और सिंथेटिक कलर्स जो पापड़ वगैरह में यूज़ करते हैं, स्वीट मार्ट में यूज़ करते हैं, स्वीट आइटम्स में, ठीक है,
उससे हमें खुद को बचाना है और सोसाइटी को भी बचाना है, राइट। उसी तरह जो अदर फैक्टर्स है, अनहाइजीनिक आप देख सकते हो, फूड वगैरह उससे दूर रहना है, राइट। सिमिलरली वो जो इनहेरिटेंस फैक्टर है उस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि वो डायरेक्ट जीन्स थ्रू ट्रांसफर होते हैं, लेकिन उसमें एग्जांपल्स तो ओनली वन एग्जांपल है रेटिनोब्लास्टोमा। बट जो हैबिट्स है उसको डेफिनेटली रोका जा सकता है, स्पेशली स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, ओके, इन सब से डेफिनेटली बचा जा सकता है। और कुछ इरिटेशन से भी कैंसर होते हैं, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कश्मीर का, आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का। इवन टंग कैंसर आपको पता है कि अगर ब्रोकन टूथ है तो हमारी टंग बार बार उस ब्रोकन टूथ की तरफ जाएगी, जिससे इरिटेशन से टंग कैंसर भी डेवलप हो सकता है, ओके। सो इरिटेशन ये एक रीज़न होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ रैपिड सेल डिवीजन मीन्स कैंसर, ओके। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हुआ अवेयरनेस। अगर हम खुद को और सोसाइटी को और सबको बचा पाएँ ठीक कैंसर होने से तो बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। तो इसमें रोल होता है गवर्नमेंट का, राइट। नंबर 2 NGOs का, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और तीसरा रोल जो होता है सोसाइटी मेंबर्स का, और सबसे लास्ट और फाइनल इम्पोर्टेंट रोल होता है वो सारे स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो आपने भी अवेयरनेस में पार्टिसिपेशन करना है, ओके, और इस तरह के पेशेंट्स को बनने से रोकना है, राइट। So hope you get the point and some details about cancer, and you can definitely perform very well in examination, whether it may be theoretical or we can say entrance type of examinations like NEET, okay. So all the best, thank you.